Hello everyone, this is Rashmi Sinha welcoming you all on my channel once again. Merry Christmas and in advance Happy New Year. So as I promised कि मैं हमेशा आपको अपडेट करती रहती हूँ हर चीज़ के बारे में, और हमारे पीछे कुछ वीडियोस भी आ गए सेविंग्स के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर और मनी मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसी दौरान हमारे साथ जुड़ी हैं आज ज्योति लाल। शी इज़ CM यानी चीफ मैनेजर हैं ये SBI में, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ स्मॉल पोस्ट, एवरीबडी नोज। एंड वो आई है पटना खास इस इंटरव्यू के लिए, और आई एम सो हैप्पी ग्लैड कि वो मेरे चैनल पर लाइव इंटरव्यू देंगी आज। तो इससे पहले कि इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाया जाए, पहले उनका इंट्रोडक्शन सुनते हैं। मैम प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारी ऑडियंस को मेरी क्रिसमस विश करना चाहूँगी, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस चैनल के थ्रू आप लोगों से मैं जुड़ पा रही हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रही हूँ। मैं ज्योति लाल, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लास्ट 13 ईयर से हूँ। अभी राइट नाउ आई एम पोस्टेड एट रांची एज ए चीफ मैनेजर, और इससे पहले भी मेरे कुछ बैंकिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैं और बैंक्स में भी रही हूँ। इनफैक्ट बैंकिंग मेरा पैशन है, मुझे बैंकिंग में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है, लोगों के बीच रह के काम करना बहुत पसंद है। तो आई थिंक कि जो लोग भी लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके लिए बैंकिंग से बेटर कुछ नहीं। वेरी कम्युनिकेटिव जॉब ना मैम। डेफिनेटली। ओके, वैसे तो मैं टीचिंग को ही कम्युनिकेटिव मानती हूँ, लेकिन मैम की बात से लग रहा है कि बैंकिंग में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो एक सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं, सेविंग्स या बच्चों को जैसे सिखाना चाहिए कि पैसे के बारे वैल्यू ऑफ मनी जो है वो किस एज में मैम आप मतलब सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आपने कितने सालों से यहाँ पर आप ऑलरेडी हैं पीछे 13 ईयर्स से मैं बैंकिंग में हूँ। गॉड, दिस इज टू लॉन्ग। तो डेफिनेटली आपको प्राइवेट बैंक्स एंड अदर प्लेसेस पे भी बुलाया ही जाता होगा ये सब के लिए। बुलाया जाता है और मौके भी मिलते रहते हैं, बट स्टेट बैंक का एक अपना ऑरा है, उसकी एक अपनी उसके उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसके इतने सारे ब्रांचेस हैं, इतने सारी जगह पर आप को जाने का या काम करने का मौका मिलता है कि वो हर तरह के लोगों से आप जुड़ पाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा टाउन में ही रहें, कई बार आप रूरल एरियाज़ में जाते हैं, कई बार आप बहुत नक्सलाइट एरियाज़ में आपकी पोस्टिंग होती है। तो हर वक्त आपको एक अलग चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो फिर कब बताइए कि वहाँ पर काम करने का तरीका बैंकिंग का हर जगह बदल जाता है। तो इसलिए वो उसका एक अपना एक्सपीरियंस गेन करने में भी बहुत अच्छा लगता है, हेल्पफुल है। और जहाँ तक सेविंग की बात करें तो आई थिंक कि इंडियंस में ये तो पहले से इनकल्केटेड है, लोगों को बचपन से ही बचत करने की आदत होती है। सबके घर में एक छोटा गुल्लक, एक पिगी बैंक होता ही है। तो बैंक जो है उसी बैंक का एक पिगी बैंक का एक बड़ा रूप है। करेक्ट। और कुछ नहीं है, बस आपको ये सीखना है कि उस पिगी बैंक में जो हमने डाल दिया बस जब फूटेगा तो उतना ही निकलेगा, बट जो बैंक में डाल दिया वो उतना ही ना निकले, उससे ज्यादा निकले। तो ये मतलब कैसे इनहेरिट कैसे करें बच्चों को, या कैसे उनको सिखाए, कब किस एज में सिखाना है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बच्चों पर थोड़ा भरोसा कीजिए। जब हमारे बैंक में लोग बच्चे आते हैं अपने अकाउंट खोलने के लिए, या अपने जब उनकी जॉब की स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर वो कुछ इन्वेस्टमेंट समझ जाते हैं, तो पेरेंट्स उनको बिल्कुल बेबी सिटर की तरह ट्रीटमेंट देने लगते हैं कि नहीं फॉर्म में ये स्पून फीडिंग, आप कह सकते हैं कि आप फॉर्म में ये गलती हो रही है, वो गलती। कई बार मैं उनको कहती हूँ कि सर हमारे पास फॉर्म्स की कोई कमी नहीं है, आप उनको करने दीजिए। कुछ गलतियां होंगी भी तो उससे ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत रिजेक्शन होने जा रहा है। वो UPSC का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जस्ट वो एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। और अब तो इतने सारे वेज आ गए हैं अकाउंट खोलने के लिए भी, लोग ऑनलाइन भी अकाउंट खोल सकते हैं और घर बैठे भी खुल जाते हैं अकाउंट्स। तो इसलिए वो सब बहुत टफ नहीं है, बल्कि बच्चे बहुत टेक सेवी होते हैं और वो ये सारे काम जो बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, वो सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स को बच्चे आसानी से यूज करते हैं। तो बच्चों को आप कहेंगे कि बच्चे बैंक एप्स जो होते हैं, पहला वो बैंकिंग को एक बहुत ही हाईवर्क ना क्रिएट कीजिए। बैंकिंग एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, बैंक में लोग अकाउंट खोलना या उसके थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स को करना इज नॉट ए बिग डील। बस जस्ट उसको थोड़े सा समझदारी से करने की जरूरत होती है, सिंक्रोनाइज कि आप कैसे अपने सेविंग्स को और अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे एक तालमेल ऐसा बैठाएं कि आपके पास कुछ फ्यूचर सेविंग्स भी बचे। तो ये चीज जो बच्चों में डेवलप करना होता है, यही इनफैक्ट यही बैंकिंग है और कुछ नहीं। तो कैसे बैलेंस करेंगे? मान लीजिए कोई बच्चा है वो 10th 12th कर जाता है, फिर कुछ पार्ट टाइम करा या कोई जॉब उसने करनी शुरू कर दी। पीछे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि वो कुछ अपना भी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो उनको कैसे क्या करें? बैंक से जुड़े रहे, बैंक में किसी से बात करते रहे, कैसे सीखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ऐसे तो अभी सब पे बहुत कुछ ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, बट फिर भी अगर आप बीइंग ए बैंकर या ब्रांचेस में लोग बच्चे आते हैं पूछते हैं, तो उनका सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बच्चा क्या अर्न कर रहा है। मान लीजिए उसने कोई जॉब स्टार्ट की है, उसकी एक सैलरी है, मिनिमम कुछ सैलरी से उसने स्टार्ट लिया, तो वो कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जा सकता। नहीं। तो मेरे ख्याल से जो इंडियन में जो कमी है
जो लोगों में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जो कमी है, वो 3 ही बातों की यहाँ पे कमी है। पहली बात ये है कि लोग मतलब सेविंग का मतलब जस्ट अकाउंट में पैसे को रख देना समझते हैं। मतलब आप पैसे को भी काम पर लगाइए ताकि वो भी आपके लिए कुछ अर्न करके लाए। करेक्ट। और दूसरा ये है तो मैम स्कूल कॉलेज में सिखाई गई। और दूसरी चीज ये है कि आप अपने आप को कभी भी अजर अमर मत समझिए। यू नीड सम इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑल्सो। आपका एक टर्म प्लान होना चाहिए या कोई अदर इंश्योरेंस होना चाहिए, जो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि लोगों का अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, जो बहुत इनिशियल स्टेज से ही लोग ले लेते हैं। लेकिन इंडिया में इन चीज़ों को लोग काफ़ी एज तक भी उसको वैल्यू नहीं करते हैं, बस उसको जस्ट समझते हैं कि ये तो मेरे टैक्स सेविंग का एक जरिया है, नथिंग एल्स। तो वो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएंगे, उसका प्रॉपर रिन्यूअल कराएंगे, कभी भी उसको मिस नहीं करते वो, लेकिन अपना इंश्योरेंस वो कभी नहीं कराते। तो जब बच्चे कहीं भी जॉब करें तो 2-3 चीजें उनको करनी चाहिए। अगर कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती है तो आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, आप अपना एक टर्म प्लान लें, और उसके साथ आप अपनी सेविंग्स के लिए SIP करें। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट से भी आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ बड़ा आप करें। आप 100 रुपीज़ से 500 रुपीज़ से आप शुरुआत कर सकते हैं, और वैसे पैसा जिसको कि आप बिल्कुल इजीली स्पेयर कर सकते हैं, मतलब जिसका आपको स्ट्रेस ना लेना पड़े। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोन नहीं ले आपने लोन नहीं ले रखा है कि आपको EMI भरनी है, आपको पेन नहीं लेना है। अभी तक आपने जितने भी, फॉर एग्जांपल जैसे आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर 1 साल से अगर आप कंटिन्यू कहीं रेस्टोरेंट में खाते हैं, आपके पास बिल्स नहीं है उसके, अगर अभी आपसे पूछा जाए कि लास्ट 1 साल में आपने कितने पैसे का खाना खाया, आप नहीं बता सकते, क्योंकि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो वैसे ही वैसा पैसा जिसका कोई हिसाब आपको न रखना पड़े, उतने पैसे से ही आप एक मंथली इन्वेस्टमेंट कीजिए। लॉन्ग रन में वो पैसा आपको काफी अच्छा ग्रोथ देगा। तो और अगर मैम SBI में नहीं है किसी का अकाउंट या किसी दूसरे बैंक, तो आप कह रहे हैं सभी बैंक्स में ये फैसिलिटी हर बैंक में है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सारे बैंक्स एट पार ही वर्क करते हैं। जो एक बैंक के पास अवेलेबल है वो सारे प्रोडक्ट्स दूसरे बैंक्स के पास भी अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक में आपका अकाउंट है तो आप कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप समझदारी से करें, और थोड़ा सा एक गाइडेंस के लिए आप जरूर बैंक में कांटेक्ट जरूर करें, ये चीज़ है। ओके। तो एक चीज़ जो आपने बोला कि ट्रैक करना खुद आसान हो गया है, या मोबाइल पर बहुत सारे ऐप्स आ गए, तो फ्रॉड भी बहुत सारे हैं। हाँ, तो डेफिनेटली ये जो मैंने आपसे बात कही ना कि आपको बैंक में जरूर एक बार कांटेक्ट करें, क्योंकि अब क्या है कि आपको अचानक से एक SMS आ जाता है कि इस लिंक के थ्रू आप इन्वेस्ट कर लें, या ऐसा कोई ऐप है इसको डाउनलोड कर लें। तो ये सारी चीज़ें ना वो आपको कहीं ना कहीं फंसा भी देती हैं, जब आप छोटे मोटे लालच में पड़ते हैं और फिर बड़े बड़े फ्रॉड्स के पार्ट हो जाते हैं। तो आजकल साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के ट्रैक के लिए सही ऐप की जानकारी रखें कि आप किसके थ्रू, उस ऐप के थ्रू आप जांच तो करें। ट्रैक कैसे होता है मैम कि कौन सा ऐप रजिस्टर्ड है, या जो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1 टाइम, या SIP जो भी आपने कर रखा है, तो आप माई कैम्प्स का ऐप यूज कीजिए। उसमें सारे बैंक्स के आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, वो आपके पैन से लिंक रहता है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो रजिस्टर्ड ऐप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कीजिए। और प्लस जो लिंक्स के थ्रू जो भी कुछ आपको खोलने के लिए आता है या क्लिक करने के लिए आता है, या कभी कोई आपसे कॉल करके कुछ OTP और ये सारी चीज़ें मांगता है, वो सब कभी बैंक्स नॉर्मली नहीं मांगती हैं। तो आप वो सब कुछ चीज़ें शेयर मत कीजिए कभी। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे गर्ल्स एंड बॉयज जो यूथ हैं, जो एकदम जस्ट अभी सैलरीड जॉब में गए हैं, तो वो कैसे अपना सेफ इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका, मैंने एक बैंक में कैसे पैसा रखें, कितने पैसे को सेव करें, वो उसके बारे में देखिए, सबसे पहले पॉलिसीज भी होती हैं बैंक में बहुत सारी। नहीं, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट का कभी भी ये तरीका नहीं होता कि आपने जो अर्न किया, आपकी जो सैलरी आई, उसके बाद आप सारे खर्चे निपटा के अब मैं घर जाऊंगा तो मैं कुछ पैसे बचा लूंगा। ऐसा नहीं होता, ये नहीं चलेगा। तो आप जब आपकी सैलरी आए, पहले आप प्लान कीजिए कि आपको कितने जमा करने हैं, कितने इन्वेस्ट करने हैं। पहले सोच लेना, बचाने वाला सोचना। हाँ, उसके बाद आपके जो बचे फिर खर्च कीजिए, क्योंकि उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी पैसे लेके मार्केट में जाएंगे, वो घर खाली जेबी खाली हाथ ही वापस आएंगे। तो ये जो शॉपोहॉलिक यूथ है आज के डेट में, शॉपोहॉलिक होटल खाने वाले, उनको होटल खाना है और नहीं भी कहीं जाना है तो ऑनलाइन भी शॉपिंग तो लोग करते रहते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि जब आपकी सैलरी आए, आप अपने SIP, RD या वॉटेवर, अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स कर रहे हैं या आप कोई अदर किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करें, तो उसको अपनी सैलरी के डेट के साथ सिंक्रोनाइज कर लें। मतलब जिस दिन आपकी सैलरी आती है, विद इन 1-2 डेज वो सारे प्रीमियम्स आपके चले जाएं। उसके बाद जो आपका बचता है, आपका खर्च उतने में भी चलेगा।
चलेगा। ये आप विश्वास रखिए कि उतने में भी खर्च पीछे क्वेश्चन आया था कि कुछ पेरेंट्स जैसे अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, ठीक है, या तो वो इंडिया में ही किसी अदर सिटी भेज रहे हैं या कहीं फॉरेन में भेज रहे हैं, तो वो जो मनी अपने बच्चों को भेजते हैं, वो जो फिनेंशियल पार जो देनी है वो किस तरह देनी है, और अगर जो बच्चे वहाँ गए हैं उनको कैसे वो ट्रैक करें, पेरेंट्स कैसे ट्रैक करें? देखिए, एक्चुअली जब आप बच्चों को बाहर भेजते हैं तो उनको आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ के फॉरेन अकाउंट्स में। फिर वहाँ पर तो उनके साथ वो तो पहले से उनका अंडरस्टूड होता है, जो ट्यूशन फ़ी है या जो उनके खर्च हैं वो अंडरस्टूड होते हैं कि उतना उनको लगना ही लगना है। उसके बाद जो आजकल बच्चे बाहर जाते हैं तो वो एक पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं साथ साथ में, तो वो अर्न करने लगते हैं, तो ऐसा उसमें बहुत ज़्यादा उसमें ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बैंक अकाउंट आप तो ऑलरेडी डिटेल्स आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पे आप ऑनलाइन हर वक्त देख सकते हैं। आपके पास नेट बैंकिंग या अदर फैसिलिटीज़ भी हैं, आप अपने मोबाइल ऐप में भी, अब तो हर बैंक का नेट बैंकिंग जो है वो मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है। हाँ। आप उस पर भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे ने कहाँ क्या यूज़ किया, कहाँ क्या निकाला। तो ये ट्रैक करना इनफैक्ट ATM के ID से पता भी चल जाता है कि कहाँ से पैसा निकला, क्या हुआ। तो ये जो पेरेंट्स ट्रैक करते हैं या बिल्कुल फ्रीडम नहीं दे रहे, फिनेंशियल फ्रीडम बच्चों को? नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे, कहा जा सकता है कि ये बहुत सही है या बहुत गलत है, बट समटाइम्स ट्रैक करना भी चाहिए और बिल्कुल हर वक्त देखते नहीं रहना चाहिए। थोड़ा लिबरल रखें, हाँ, थोड़ा सा टाइट करें, राइट। हाँ। तो ये बता दीजिए, जो ट्रेडिंग, मैंने बहुत इधर पीछे कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, आई एम इनटू ट्रेडिंग, आई एम इनटू समथिंग एल्स लाइक स्टॉक मार्केटिंग एंड ऑल। तो ये जो पढ़े भी नहीं है, जस्ट 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केटिंग शुरू कर दी, सेफ है या सही रहेगा कि नहीं? देखिए, आप एक बात को तो समझ लीजिए कि आप कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई किसी भी प्रोफेशन में जाता है तो एक लंबे समय की पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचता है। उसके पास एक नॉलेज होती है, एक एक्सपीरियंस होता है, और उसके बाद वो उन काम को अच्छे से प्रोफेशनली कर पाता है। तो जो ट्रेडिंग भी है वो एक तरह की पढ़ाई है। इट्स नॉट ईजी कि आपने पैसा डाला और पैसा डबल होके निकल गया, वो कोई चिट फंड नहीं है। तो आप ज़्यादा अच्छा है कि आप ट्रेडिंग में अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आपको उसकी अच्छी नॉलेज है, आप उस पर ट्रैक रख सकते हैं, उतना समय है आपके पास कि आप डीमैट को हर वक्त अपना ट्रैक आउट कर सकें, तो बढ़िया आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी 3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। पहला ये कि आप कितना अमाउंट डालेंगे, दूसरा ये कि कितना टाइम हॉराइजन है आपके पास, और तीसरी चीज़ होती है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जैसे ओल्ड एज के होते हैं, उनका बिल्कुल भी रिस्क एपेटाइट नहीं होता, वो म्यूचुअल फंड के नाम से ही घबरा जाते हैं, तो उनको हम लोग नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट्स ही सजेस्ट करते हैं। उनको क्विक और इजी मनी के लिए नहीं, उनको वो चाहिए नहीं, वो अपने उसके मार्केट के अप डाउन को ना अपने दिल की धड़कन के साथ सेट कर लेते हैं, और फिर उनका बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। तो वैसे लोगों को हम लोग इन्वेस्टमेंट सजेस्ट नहीं करते, उनको हम लोग कहते हैं कि आप प्रॉपर फिक्स बना के आराम से घर में। ये सारी बात तो हो गई पेरेंट्स और बच्चों के बारे में कि वो पैसे का कैसे इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग करें। अब आते हैं इनके जॉब के बारे में कि गर्ल्स के लिए बैंक सेक्टर्स किस तरह से कितना अच्छा है, अगर वो करें तो कैसे मैनेज करती हैं। ये ऑलरेडी मैनेज कर रही हैं, पहले ऑलरेडी कई सारे बैंक्स में काम कर चुकी हैं, अब तो जाकर वेबिनार्स अटेंड कर रही हैं, करवा रही हैं, जहाँ पर ये अपडेट करती हैं, ट्रैक करती हैं कि कैसे लोग बैंकिंग, इनके अंडर काफ़ी लोग सीखने आते हैं। तो मैम कितना अच्छा है बैंकिंग गर्ल्स के लिए? बैंकिंग करियर मैंने पहले भी कहा कि गर्ल्स या बॉयज़ की बात नहीं, आपके अपनी पसंद नापसंद की बात होती है कि आप कितनी कम्युनिकेशन को लोगों को पसंद करते हैं, आपका कितना पेशेंस लेवल है लोगों को सुनने का। क्योंकि बैंकिंग या कोई भी सर्विस सेक्टर ना, वो आपके परेशान रहते हैं बैंक नहीं, परेशान नहीं रहते हैं, मतलब उनकी आधी परेशानियां सुनने से दूर हो जाती हैं। तो अगर आप उनको सुन सकते हैं, पेशेंसफुली सुन सकते हैं, उनको आप सही अबाउट नंबर्स ना, वो बहुत कैलकुलेशंस भी तो ध्यान रखना है। हाँ, ये है कि आपको हमेशा काफ़ी ऐसा नहीं कि आप कैजुअली वर्क नहीं कर सकते हैं अगर आप काउंटर्स पर हैं या आप किसी भी जगह, क्योंकि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ डील कर रहे हैं, बट आपका एक ज़ीरो इधर का उधर हुआ और एक बहुत बड़ी मिस्टेक आपसे हो सकती है, तो आपको अलर्ट मोड में भी रहना पड़ता है। तो आप कभी कैजुअली नहीं चल सकते हैं। और इसके साथ ये भी कि आपको सिर्फ अपने बैंक और बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के साथ साथ लोगों को एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाना, उनको एक फाइनेंशियली लिटरेट करना भी एक आपका एक उसमें एक
वन ऑफ द जॉब होता है आपका, Correct, स्पेशली जब आप रूरल पोस्टिंग में होते हैं। रूरल पोस्टिंग में लोगों को इतनी उम्मीद होती है आपसे, और लोगों को कि इतनी सारी ये उनको लगता है जैसे आप जो Emotionally connect हो हाँ जाते वो हैं इमोशनली bankers से। कनेक्ट हो जाते हैं बैंकर्स के साथ। उनको लगता है कि आप जो उनके लिए सोचेंगे वो उनका भला ही होगा, वही बेस्ट है, तो आपने वही जो बेस्ट है बताया, उनके हाँ। लिए। तो ये चीज़ें आपको फिर आपको आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है Correct, हाँ। कि आप उनको अब गलत सलाह तो अब आप दे ही नहीं सकते नहीं दे हो, सकते। क्योंकि वो इतनी भरोसे के साथ आए हैं। तो हर जगह आप जब जाते हैं तो आपको लोग सबसे बुरी बात क्या लगती है बैंक के बारे में? बुरा मुझे ऐसा कुछ बैंक में लगता नहीं है एक्चुअली। वो मैंने पहले ही कह दिया पहली लाइन में कि वो मेरा पैशन है, बैंकिंग मेरी और आप पैशन है। ट्रांसफरेबल जॉब है तो आप मूवमेंट भी करते रहती देखिए हैं। ट्रांसफर्स की अगर बात करें तो उसकी बेस्ट पार्ट ये होती है कि आप अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग लोगों से Explore मिलते करते हैं ज़्यादा। आप अलग अलग हर जगह आपका क्लाइंटल बेस, आपका माहौल बदल जाता है। तो हर नई चीज जगह आपको कुछ नया सिखाती है। करेक्ट। तो उसमें एक आप में एक आपकी जो होता है ना कि आप एक समय के बाद आप बोर हो गए जॉब हाँ, से, हाँ, अब आपका दिल नहीं लग रहा, अब आप जो है ना आपके में वो कभी बोर्डम नहीं आएगा, आपको लगेगा कि हर वक्त कुछ नया ही है। नहीं, ये करने के लिए सही है। तो बैंक को क्वालिफाई करने के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैंने इस वीडियो में आपसे नहीं पूछी। बैंक की प्रिपरेशन आपने कैसे की, कैसे एक ही अटेम्प्ट में चार बैंक्स निकाले? मेरा इसमें बस एक ही बात कहना है, उसके लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कोर्सेज भी वो हमेशा पैटर्न्स भी बदलते रहते हैं। बट मेरा एक ही चीज़ मानना है कि किसी काम को ना करने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं, बट अगर करना है तो बस एक ही बात काफ़ी है कि आपको करना है। तो जो कोई भी जब भी आपका कोई शौक या आपकी कोई इच्छा या आपका डिज़ायर है कि आप किसी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, वो आपका पैशन बन जाएगा तो आप जरूर क्वालिफाई कर जाओगे। वाह, वेरी गुड मैम, थैंक यू वेरी मच। इतनी सारी बात इतने छोटे से वीडियो में बता दी, सिर्फ 16-17 मिनट में आपने कम से कम नहीं हो तो मेरे 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। और मे बी जितने भी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स और जो भी दूसरे यूथ देख रहे हैं इस वीडियो को, उनकी सारी डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगे। अगर बच गई हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव योर कॉमेंट्स डाउन। जिस वीडियो को देख रहे हैं इसके नीचे अपना कॉमेंट्स छोड़ दीजिए। पर्सनली कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कीजिए या फिर टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैम से अगर कुछ और हेल्प चाहिए तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं आपको दोबारा बुलाऊं ताकि आप और इस तरह की क्वेरीज के आंसर्स करें, क्योंकि शी नोज सो मेनी थिंग्स अबाउट बैंक्स। एक तरह से कही तो ईच एंड एवरीथिंग A to Z शी नोज। ये तो मैं पर्सनली इनको जानती हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना इसी तरह प्यार बनाए रखिए, और मेरे गेस्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इस वीडियो को देखकर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बाय एवरीबडी, बाय एवरीबडी।